जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक, और सीटिंग अरेंजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो उसमें हमेशा एक दो क्वेश्चन तो कंफर्म आने ही होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, इतना एकदम कंफर्म है। अब सीटिंग अरेंजमेंट में भी क्वेश्चन कितने तरीके से पूछता है? दो तरीके से। एक पूछेगा हमेशा पंक्ति वाला, और या फिर पूछेगा सर्कल वाला। इन्हीं दो में से कोई एक क्वेश्चन पूछता है, और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बस थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट है। अगर एक बार वो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आ जाता है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, इसमें बस समझना हमको इतना होता है कि जब भी वो हमारा फेस किसी दिशा में बताएगा तो उस दिशा के अकॉर्डिंग ही अपना लेफ्ट राइट चेक करना होता है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो अब हम वहाँ पे क्या देखेंगे? फेस हमेशा कहाँ मानेंगे? अपने उत्तर दिशा की ओर, ताकि वो हमारे फेस के अकॉर्डिंग सीधा पता चले हमारे लेफ्ट और राइट का। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं इस टॉपिक में कि क्वेश्चन कैसा बनाता है। ठीक, तो जैसे कि हम बताएं कि इसमें कितने टाइप का क्वेश्चन आता है? दो टाइप का। पहला टाइप जो होता है वो पंक्ति वाला होता है क्वेश्चन, कि जिसमें क्वेश्चन क्या होगा? एक पंक्ति के तौर पर होगा, जिसमें एक लाइन में क्वेश्चन बोलेगा कि कुछ व्यक्ति हैं जो एक सीधी रेखा में है, बेंच पे है, या एक पंक्ति में है, या एक कतार है। इन सभी का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक बात कि वो एक लाइन में है। जब इतना हमको पता चल गया तो उसमें हमको अगर कुछ नहीं बोला है तो फेस हमेशा कहाँ मानेंगे उनका? हम उत्तर दिशा में। अगर कोई हमको फेस दिया है उसमें कि नहीं दक्षिण की दिशा में देख रहे हैं, या पूर्व में, या पश्चिम में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को अरेंज करते हैं। ठीक, अगर कुछ नहीं दिया है तो क्वेश्चन को कैसे अरेंज करेंगे हम लोग? उत्तर की ओर मान के। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछता है वो कैसा क्वेश्चन पूछता है? वो पूछता है सर्कल वाला। सर्कल वाला जो क्वेश्चन पूछता है उसमें बोलता है कि कुछ व्यक्ति हैं जिनका फेस किधर है? केंद्र की ओर होगा या फिर केंद्र से बाहर होगा। यही दो तरीके का क्वेश्चन आता है। सर्कल में एक ए कर लेते हैं और एक बी समझने के लिए। जो एक क्वेश्चन आएगा वो केंद्र की ओर मुख किए रहेंगे। सब कहाँ किए रहेंगे? मुख केंद्र में। और एक कहाँ किए होंगे? केंद्र के बाहर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसमें समझना बस ये होता है कि जैसे ही हमारा फेस ऊपर के साइड बोला है तो हमारा राइट और लेफ्ट ये होगा। जैसे कि अगर एक पंक्ति वाला क्वेश्चन है, ठीक, अगर हमारा फेस ऊपर की तरफ है तो हमारा राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा? हमारा इस फेस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर यही हमारा कह दे दक्षिण की दिशा में फेस करके खड़े हैं तो राइट और लेफ्ट ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर वो हमारा कह दे कि फेस किधर है? पूर्व दिशा में, तो जब पूर्व दिशा में कहेगा तो हमारा राइट और लेफ्ट ये हो जाएगा। और जब हमारा फेस कहेगा कि पश्चिम दिशा में है तब हमारा राइट और लेफ्ट ये हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? क्योंकि ये एकदम हमारे फेस के अकॉर्डिंग होता है। जब हम इस साइड में देख रहे हैं तो मेरा राइट किधर है? ऊपर की तरफ। लेफ्ट किधर है? नीचे की तरफ। इसी तरीके से जब हम सामने देखते हैं तो मेरा राइट किधर है? इस साइड। और लेफ्ट किधर है? इस साइड। वही जब हमको उत्तर की दिशा में कहता है तब मेरा फेस किधर है? राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। मतलब ये हमारे एकदम फेस के अकॉर्डिंग ही चलता है। और ये राइट लेफ्ट रैंकिंग जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ से भी क्लियर होगा कि राइट लेफ्ट कैसे करना है। अब यही चीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ वृत्त में भी लगेगा। जब वृत्त में की बात करेगा और कहेगा केंद्र की ओर देखते हुए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? जब हमारा फेस ऊपर है तो यही तो हमारा राइट लेफ्ट होगा, इससे कुछ होगा नहीं। अच्छा, एक भी हमको दिशा पता चल जाए वृत्त में कि राइट लेफ्ट ये होगा तो हम इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी हमारा मर्जी हो वैसे हम इसको मूव करा सकते हैं। और मूव कराएंगे तो सबकी दिशा, जैसे यहाँ पर राइट लेफ्ट है, अब इसको हम क्लॉकवाइज टर्न कराते हैं। ठीक, जब हम इसको क्लॉकवाइज टर्न कराते हैं तो ये जब राइट लेफ्ट जाएगा तो यही तो बन के आएगा लेफ्ट और राइट। यहाँ के ऊपर जब जाएगा तो क्या बन के आएगा? यही तो बन के आएगा लेफ्ट और राइट। ठीक, और जब इसके बाद इस वाले फेस पे जब आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी तो लेफ्ट और राइट यही आएगा, राइट और लेफ्ट यही तो आएगा। ठीक, मतलब एक भी पता है तो उसको हम फेस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? टर्न रोटेट करा के उसका निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी जब वृत्त से बाहर की ओर देखेंगे
तो ये ऊपर वाला फेस क्या दिखाएगा, राइट और लेफ्ट को, और नीचे वाला फेस में राइट और लेफ्ट ये हो जाएगा। ठीक, इसमें भी हम चाहें तो क्लॉकवाइज टर्न करा सकते हैं, जिस तरीके से ये टर्न करेगा उसी तरीके से वो भी टर्न करेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इंपॉर्टेंट बस इसमें यही है कि कितने टाइप का क्वेश्चन आता है ये याद रखना है। उसके बाद लेफ्ट राइट जब भी टर्न कराएंगे तो कैसे आएगा, मतलब पूरे क्वेश्चन का जो सार है पूरे इस चैप्टर का वो बस इतना ही है कि लेफ्ट राइट कैसे टर्न होगा। जब इतना समझ में आ गया तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक ठीक, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 5 झोपड़ियां हैं, उनके नाम DIKOM हैं। K के दाईं ओर तथा D के बाईं ओर O है, ID के दाईं ओर तथा M के बाईं ओर है, तो कौन सी झोपड़ी मध्य में, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे कितने लोग की बात कर रहा है, ये 5 लोग की। ठीक, यहाँ पे जब 5 लोग की बात कर रहे तो हम कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर सकते हैं। तो एक 5 लोग का अपना क्रम बना ले हम यहाँ पे कि 5 लोग को यहाँ पर अरेंज कर लेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि K के दाईं ओर तथा D के बाईं ओर O है। अब देखो इसमें कहीं भी हमको फेस के लिए बोला नहीं है कि क्वेश्चन कहीं भी कि कहाँ पे फेस होगा, तो फेस कहाँ हम मान लेंगे, उसका हमेशा कहाँ मानेंगे, उत्तर की ओर, तो राइट और लेफ्ट ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है K के दाईं ओर, यानी K के दाईं ओर तथा D के बाईं ओर। अब D के बाईं ओर कौन है, O है, यही बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है I D के दाईं ओर है, I जो है D के दाईं ओर है। अब D यहाँ पे है तो I यहीं पे तो आएगा, दायां यही तो होगा उसका। I कहाँ आ गया, D के दाईं ओर तथा M के बाईं ओर है, और M के कहाँ है, ये बाईं ओर, तो M यहाँ पे आएगा, तो इसके ये कहाँ आ गया, बाईं ओर। कौन सी झोपड़ी मध्य में, ये देखो 5 लोग की बात किया था और 5 लोग आसानी से हमारे क्या हो गए, अरेंज हो गए। जब अरेंज हो गए तो बीच में कौन सा दिख रहा है हमको, D, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D। इसमें कोई दिक्कत, अगर ये पूछा होता कि बाएं छोर पे कौन सी झोपड़ी है तो उसमें बताने में कोई दिक्कत था, K हो जाता। दायां छोर पूछता तो M हो जाता, बाएं से दूसरा पूछता या दाएं से दूसरा पूछता, तीसरा पूछता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा क्वेश्चन एक बार अरेंज हो जाए, वो हमसे क्वेश्चन कितना भी पूछ ले, कोई सा भी पूछ ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी दिक्कतें आएंगी क्या आएंगी, इनको अरेंज करने में। अगर एक बार अरेंज हो जाएंगे तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, C B के बाईं ओर बैठा है तथा D के दाईं ओर A बैठा है, B के दाएं F बैठा है, E के दाएं ओर D के बाएं H बैठा है, बीच में कौन है, बाएं छोर पर कौन है और दाएं छोर पर कौन है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा। और कितने लोग की बात किया है, ये 7 लोग की। ठीक, अब यहाँ पे जब क्वेश्चन बोला तो यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन चालू कर सकते हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोल रहा है C B के बाईं ओर बैठा है, C कहाँ बैठा है, अच्छा इसमें भी कहीं भी कोई दिशा दिया है, जब कोई दिशा नहीं दिया तो फिर कहाँ मान ले, उत्तर, तो राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा हमारे ये। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, C B के बाएं ओर बैठा है, C जो है वो कहाँ बैठा है, B के बाएं, तो B यहाँ होगा तभी तो C उसके बाएं बैठेगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है D के दाएं ओर A बैठा है। अब देखो यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से लिंक दे रहा है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक अलग तो हम बना ही सकते हैं ना, जब बाद में मर्ज करेगा हम उसको अरेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, D के दाईं ओर A बैठा है, D के दाईं ओर कौन बैठा है, A बैठा है, यही तो बैठेगा D के दाईं ओर A। ठीक, बैठ गया। उसके बाद बोल रहा है B के दाएं F बैठा है, अब ये B है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, B के दाएं F बैठा है, तो B का दाएं किधर रहेगा, इधर, तो B के दाएं F यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला है कि तुरंत बाएं है, तो ये जरूरी नहीं कि इसके जस्ट बगल में ही हो, ये हो सकता है उससे 2 कदम भी आगे हो सकता है, 3 कदम भी, या एकदम लास्ट छोर पे, बस उसके बाएं साइड पे होना चाहिए। ठीक, और दाएं का मतलब ये भी नहीं बोला है कहीं कि तुरंत दाएं, तो ये कहाँ भी अरेंज हो सकता है, इसके दाएं साइड में कहीं भी। ठीक, इस बात को दिमाग, लेकिन अभी जब तक क्वेश्चन में हमको कोई भी वैसा ओवरलैप नहीं मिल रहा है तब तक हम क्या उसको उसके बगल में ही इनपुट करते चलेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, E के दाईं ओर D के बाएं H बैठा है,
अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ई के दाएं और डी के बाएं एच बैठा है। अब डी यहाँ बैठा है तो डी के बाएं कहाँ होगा, यहाँ पे कौन बैठा है, एच। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ई के दाईं ओर, यानी ई जब भी बैठेगा तो एच से कहाँ बैठेगा, इसके इसी साइड बैठेगा, तभी तो इसके दाएं में एच आएगा। ठीक, यहाँ पे ई क्लियर हो गया, बैठा है। तो यहाँ आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं बीच में कौन है। अच्छा, यहाँ पे कहीं भी किसी को एक दूसरे से लिंक नहीं करवाया, यहाँ पे ये पूरी पंक्ति में किसी को भी लिंक करवाया है नहीं, ना CBF का करवाया ना EHDA का करवाया। तो यहाँ पे किसी का भी एक भी इंटरलिंक नहीं करवाया क्वेश्चन, जहाँ से कि पूरा एक क्रम बन सके। अगर ये वाला क्रम लगाएं तो हम यहाँ पे भी क्या बना सकते हैं, CBF ये लिख सकते हैं। ठीक, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे CBF यही तो लिख सकते हैं, क्योंकि CBF का कोई भी प्लेस नहीं दिया हमको। तो CBF या तो आगे भी जुड़ सकता है या कहाँ पीछे भी जुड़ सकता है। ठीक, अब यहाँ पे जब भी बोल रहा है, लेकिन क्या बताओ, यहाँ पे बीच वाले स्थान के लिए कोई परिवर्तन आएगा। अगर CBF की तरफ से देखेंगे तो यहाँ से कौन आ रहा है, E, और इस वाले दिशा से देखेंगे तो कौन आएगा, A। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिखा होगा, अगर बीच में पूछा है और ऑप्शन में दोनों ऑप्शन होगा जैसे E और A, तब तो ये ऑप्शन सही है हमारा। अगर किसी एक को दे दे कि A है और एक ऑप्शन दे दे कि निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, और एक ऑप्शन दिया हमारा यहीं पे आंकड़े अपर्याप्त हैं, ये 3 ऑप्शन दे दिया, और एक ऑप्शन मान के चलो ये वाला ए दिया था, ये बी सी, और ये मान लो डी ऑप्शन में भी क्या दे दिया था, ई, ऐसे दे दिया था। इन चारों में से अब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि निर्धारित तो हम कर सकते हैं कि कौन आएगा, लेकिन उसके क्या है, आंकड़े अधूरे हैं। अगर एक भी इंटरलिंक हमारा करवा दिया होता तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है, या फिर एकदम हम क्लियर हो जाते कि ए आएगा या ई आएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं या फिर ई और ए में से कोई भी। ठीक, ठीक उसी तरीके से बाएं छोर पर कौन है, तो बाएं छोर अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से कौन दिख रहा है हमको, सी, लेकिन अगर यहाँ से दिखाई देगा तो कौन देगा, ई। तो यहाँ पे भी क्या आंसर आएगा, सी या ई। ठीक, समझ में आया। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ये नहीं देखना कि ऑप्शन में नहीं आया इसका मतलब मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर गलत हो गया, नहीं, आंसर हमारा सही है, हम अरेंज एकदम सही किए हैं। लेकिन जब वो ऑप्शन एग्जामिनर यही देखना चाहता है कि आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है वो आपका चेक करता है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हमारा क्वेश्चन लगता है गलत हो गया, तब आप कहेंगे कि नहीं मेरा क्वेश्चन एकदम सटीक है, बस क्या किया है एग्जामिनर हमको फुसला दिया है, बहला दिया है कि लड़का गलती से कोई और तुक्का मार दे कि हमारा आंसर आया नहीं। और वहाँ पे समय का इतना फाउंडेशन होता है कि लड़का सोचने लगता है कि लगता है कुछ गलत कर दिए, पर वो गलत किया नहीं रहता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी पेपर देना एग्जाम में तुम्हारा आंसर आ गया, अगर उसमें मैच नहीं कर रहा और ऑप्शन में एक ऑप्शन ये हो आंकड़े अपर्याप्त हैं या फिर निर्धारित नहीं कर सकता या निम्नलिखित में से कोई नहीं, तो ऑप्शन वहाँ पे आंख बंद करके मारना, वही तुम्हारा सही होगा। ठीक, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 मित्र दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं, मोहन बालू और राजू के मध्य में है, राजू परवीन के निकटतम दाईं ओर है, इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है, सबसे दाएं और बाएं कौन बैठा है, ये हमको दिया है क्वेश्चन। अब यहाँ पे जब करना चालू करेंगे किसी भी एक लाइन से हम चालू कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक, मोहन बालू और राजू के मध्य में है, मोहन कहाँ है, मोहन या तो यहाँ पे बालू होगा या राजू होगा, और या फिर यहाँ पे भी क्या हो सकता है, बालू हो सकता है या फिर यहाँ पे राजू हो सकता है, क्योंकि बीच में कौन बैठा है, मोहन, और उसके अगल बगल कौन होगा इसकी तो जानकारी है, पर एकदम बाएं और एकदम दाएं कौन होगा इसकी जानकारी नहीं है। ठीक, राजू परवीन के निकटतम दाईं ओर है, राजू परवीन के निकटतम दाईं ओर है। अच्छा ये देखो, इसमें एक बात ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोला है, 5 मित्र किस दिशा में देख रहे हैं,
दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में देख रहे हैं तो उनका फेस किधर होगा, नीचे की ओर होगा, और जब नीचे होगा तो उनका राइट लेफ्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हमारे एकदम विपरीत हो जाएगा। हमारा बायां उसका दायां हो जाएगा और हमारा दायां उसका क्या हो जाएगा, बायां। ठीक, जब ये हो गया, अब यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजू परवीन के निकटतम दाईं ओर है। अब ये मान लो यहाँ पे राजू ले लेंगे या यहाँ कहीं भी एक जगह ले सकते हैं। राजू कहाँ पे बैठना चाहिए, परवीन के निकटतम दाईं ओर। अब परवीन अगर यहाँ पे बैठाएंगे तो ये तो उसका बायां हो जाएगा परवीन का, तो यहाँ पे बैठेगा नहीं। जब भी बैठेगा परवीन कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, तभी तो राजू उसके दाईं ओर आएगा। तो परवीन का स्थान यहाँ आ गया और उसी का स्थान आते आते क्लियर क्या हो गया, राजू का भी। तो राजू कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे किसका क्लियर हो गया, बालू का। वो भी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद बोल रहा है इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है, अमित बालू के दाईं ओर, बालू यहाँ पे, तो अमित कहाँ आ जाएगा, इसके जस्ट बगल में, यहीं पे तो आएगा अमित। क्लियर। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, सबसे दाएं और बाएं कौन है, तो सबसे दाएं छोर पे कौन होगा, अमित, और बाएं छोर पे कौन होगा, रवि। कोई दिक्कत, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अमित और प्रवीण। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 लड़कियां पूर्व की ओर मुख करके खड़ी हैं। सविता उषा तुलसी उर्मिला के बाएं ओर है, उषा तुलसी उर्मिला कुमुद के बाएं ओर है, उर्मिला उषा और तुलसी के मध्य में है, तो उषा दाएं से किस स्थान पर है। ये हमको क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज कॉमन क्या है, यहाँ पे लड़कियां किधर फेस करके खड़ी हैं, पूर्व की ओर। ठीक, पूर्व की ओर खड़ी हैं, तो इसका मतलब क्या है, इनका फेस किधर है, इस साइड, और उधर है तो उनका राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि ये वाला फेस क्या है, राइट, और ये वाला फेस क्या है, उनका लेफ्ट। ठीक, इसको बनाते हुए चलना है, किसी भी क्वेश्चन को करना है तो, ताकि कंफ्यूजन ना हो दिमाग में थोड़ा सा भी। अगर एक ग्राफ बना लेंगे तो उससे हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे अरेंज करना है। ठीक, तो इसको हमेशा बना के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सविता उषा तुलसी उर्मिला के बाईं ओर है। अब बताओ, अगर यहाँ पे किसी एक स्थान पे हम सविता को ले लें तो सविता कहाँ होना चाहिए, उषा तुलसी उर्मिला के बाएं। अब यहाँ पे बताओ किस साइड उसको बैठाएं, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, कि उसका बायां आएगा। उसको जब भी हम बैठाएंगे कहाँ बैठाएंगे, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ बैठाएंगे ना सविता को, तभी तो वो 3 के बाएं ओर बैठेगी। यानी कि इससे नीचे में कितने लोग होंगे, 1 2 और 3, इन 3 के बाएं में वो कौन है, सविता है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है उषा तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर हैं। अब देखो ये 3 जो हैं ये भी बाएं हैं किसके, कुमुद के। यानी कि अगर ये 3 स्थान यहीं पे छोड़ दें तो कुमुद इनके नीचे ही बैठी होगी, तभी तो ये 3 ऊपर की तरफ अरेंज होंगे, क्योंकि यही तीनों क्या है, वहां पे भी कॉमन है उषा तुलसी उर्मिला, और यहाँ पे भी कॉमन क्या है, उषा तुलसी उर्मिला। यानी कि वो 3 प्लेस इनका खाली रहेगा, एक स्थान इसका आ गया और एक स्थान इसका आ गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उषा तुलसी उर्मिला उषा और तुलसी के मध्य में है। यानी उर्मिला कहाँ है, उषा और तुलसी के मध्य में है, तो यहाँ बीच में उर्मिला बैठी होगी, और इसके ऊपर में कौन हो सकती है, उषा, और यहाँ पे कौन हो सकती है, तुलसी। या फिर कोई अभी लाइन में क्लियर नहीं है तो ये क्या हो सकता है, अभी एक दूसरे के ऊपर भी हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, कुमुद के बाईं ओर है, उर्मिला उलसी के तुलसी के मध्य में है, तो उषा दाएं से किस स्थान पर। अच्छा, कहीं पे एक लाइन था जिसमें किसी का प्लेस दिया था, सविता उषा तुलसी उर्मिला के बाईं ओर है, उषा तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है, उर्मिला उषा और तुलसी के मध्य में है, तो उषा दाएं से किस स्थान पर। चलो, इनका कोई भी प्लेस नहीं दिया है। ठीक, यहाँ पे तुलसी भी हो सकती है और यहाँ पे उषा भी हो सकती है, क्योंकि इनका कोई भी स्थान क्लियर नहीं दिया है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि उषा दाएं से किस स्थान पर होगी, तो उषा दाएं से दूसरी भी हो सकती है या फिर चौथी भी हो सकती है। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, या तो दूसरी होगी या फिर
चौथी होगी, क्योंकि इनका कोई भी एक स्थान क्लियर नहीं है। लेकिन अगर वो बीच के लोग का पूछता कि मध्य में कौन है, तो उसका आंसर क्या आता? उर्मिला। बाएं छोर पे पूछता तो सविता, दाएं छोर पे पूछता तो कुमुद। ये हमारे पास एकदम 100% श्योर वाले हैं कि ये एकदम श्योर है। लेकिन इसमें क्या हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि उषा चौथे नंबर पे होगी या दूसरे नंबर पे? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा कि उषा दूसरे छोर पे होगी या चौथी होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे यही क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए अगर एग्जामिनर इसमें बस एक लाइन ऐड कर देता, जैसे कि वो तुलसी का स्थान दे देता कि तुलसी बाएं से चौथी और उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछता कि उषा दाएं से किस स्थान पे है, तो जैसे ही लाइन में क्लियर करता कि तुलसी बाएं से चौथी है, तो ये बाएं से चौथी तुलसी होगी, तो यहाँ पे इसका प्लेस क्या होगा? ये कंफर्म हो गया। तो कंफर्म हो गया तो उषा का भी प्लेस क्या हो जाएगा? कंफर्म। और जैसे ही कंफर्म हो जाएगा, अब उसका दाएं से पूछा है तो दाएं से उषा भी कौन सा स्थान पे? चौथी। तो इसका तब आंसर क्या आता है? एकदम क्लियर, चौथी। लेकिन अगर एग्जामिनर एक लाइन नहीं दिया रहता, जैसे ये कि किसी भी एक लाइन पे नहीं बैठी है, वो कोई भी स्थान क्लियर नहीं होता, तब आंसर उसका क्या लगाते हैं हम लोग? दूसरी या चौथी, जो भी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 विद्यार्थी एक कतार में है, पी ई और आई के बीच में है, ई एन के बगल में बैठा है, एन वाई के बगल में बैठा है, तो ई के बगल में कौन बैठा है? इसमें हमको दायां बाएं ये नहीं करवाया है, इसमें बस बगल बगल बोल के हमसे क्वेश्चन को क्या कर रहा है? बताया है। तो ऐसे ही हम लोग भी क्वेश्चन करते हैं अगल बगल करवा के। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है पी जो है ई और आई के बीच में है, पी ई और आई के बीच में है। ठीक, अब यहाँ ई और आई की जगह पे इन दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे आई हो सकता है और यहाँ पे क्या हो सकता है? ई हो सकता है, लेकिन पी हमेशा क्या होगा? बीच में। उसके बाद क्या बोल रहा है? ई एन के बगल में बैठा है, ई जो है एन के बगल में बैठा है, तो ई अगर यहाँ पे लेंगे तो एन यहाँ पे आएगा, और ऊपर वाली लाइन में लेंगे तो ई कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। ठीक, इसको दो सीक्वेंस ही लेके चलते हैं। ठीक, उसके बाद बोल रहा है एन वाई के बगल में बैठा है, एन जो है कहाँ बैठा है? वाई के बगल में। और या फिर एन यहाँ पे बैठ सकता है, एन कहाँ बैठ सकता है? यहाँ पे वाई बैठ सकता है एन के बगल में। ठीक, अब पूछ रहे ई के बगल में कौन है? अगर ये ई है तो ई के बगल में कौन होगा? पी और एन, यही हो सकते हैं, क्योंकि बगल में पूछा है तो बगल में लेफ्ट और राइट दोनों तो आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि बस एक ही आएगा। पड़ोसी का मतलब ये होता है कि एक बगल का पड़ोसी इस साइड का भी और उस साइड का भी। पड़ोसी का मतलब ये नहीं होता बस जिससे हमारा बन रहा वही हमारा पड़ोसी होगा। पड़ोसी का मतलब जो भी घर के बगल में वो सारे हमारे क्या हैं? पड़ोसी हैं। तो ई के बगल में कौन है? पी है और एन है। तो इन दोनों को लेना है, सिर्फ एन को नहीं लेना है कि एन से हमारी पटती तो हम एन को ले लेंगे, पी को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। नहीं, दोनों को लेना है। ठीक, पड़ोसी का मतलब दोनों। तो यहाँ पे भी देखो ई का पड़ोसी कौन आ रहा है? पी और एन आ रहा है। यहाँ पे भी देखो ई का पड़ोसी कौन आ रहा है? पी और एन आ रहा है। यानी कि क्वेश्चन इस फॉर्म में भी सेट कर रहे हैं तब पर भी सेम है, इस फॉर्म में सेट कर रहे हैं तब पर भी सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई और एन, पी और एन। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए बी सी डी ई एक बेंच पर बैठे हैं, ए बी के निकटतम बैठा है, सी डी के निकटतम बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा है जो कि एक छोर पर है, सी दाएं से दूसरा है, ए बी और ई के दाएं हैं, ए और सी साथ बैठे हैं, बी और सी के मध्य में कौन है और बाएं छोर से तीसरा कौन है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे कौन सा कितने लोग आ रहे हैं? ए बी सी डी ई, यानी कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। उसके बाद कहाँ? यहाँ पे एक बेंच पर बैठा है। यहाँ पे कहीं भी ये नहीं बोला है कि उनका फेस किधर है, तो ठीक, कहीं भी नहीं बोला था। उनका फेस कहाँ मान ले? ऊपर, उत्तर की तरफ मान लें उनका फेस, राइट और लेफ्ट, क्योंकि हमारे फेस के अकॉर्डिंग चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है ए बी के निकटतम बैठा है। कहीं भी एक लाइन से चालू कर सकते हैं हम लोग। ए जो है बी के निकटतम बैठा है। ठीक,
अच्छा, वहाँ निकटतम का मतलब ये भी हो सकता है कि ए बी के बाएं भी हो सकता है और बी के दाएं भी हो सकता है। ये अभी क्लियर नहीं है कि वो कहाँ बैठेगा, ठीक, लेकिन निकट में बैठेगा इतना बस हमको क्लियर है कि वो एक पड़ोसी है, दूसरे किस साइड में इसका क्लियर नहीं है। दूसरी बात बोल रहा है सी डी के निकटतम बैठा है। सी भी कहाँ बैठा है, डी के पास में बैठा है, लेकिन एक दूसरे से कोई भी इनका संबंध अभी नहीं पता चला। उसके बाद बोल रहा है डी ई के साथ नहीं बैठा है। डी जो है वो किसके साथ नहीं बैठा है, ई के साथ नहीं बैठा है, ये एकदम क्लियर है। और क्या बोल रहा है, जो कि एक छोर पर है, जो कि एक कहाँ पे है, छोर पे। अगर जो कि वर्ड किसके लिए आता है हमेशा, बताओ, हमेशा पहले वालों के लिए आता है, यानी कि वो बात किसकी कर रहा है, डी की। यानी डी कभी भी होगा तो कहाँ पे होगा, अगर ये 5 लोग की सीरीज है तो डी या तो यहाँ पे होगा, डी या तो यहाँ पे होगा। अब ये दोनों को भी क्लियर कैसे किया जा सकता है, यहाँ पे निकटतम का बात कर रहा है तो यहाँ पे निकटतम, तो सी यहाँ भी आ सकता है, सी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से भी अभी क्लियर नहीं है, अरेंज नहीं होगा, ठीक। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि क्या बोल रहा है, सी दाएं से दूसरा है। अब देखो नेक्स्ट लाइन जैसे ही बोला क्लियर हो गया। अब दायां छोर कौन सा है, यही तो है। अब दाएं से दूसरा है तो यहाँ सी बैठेगा, ये क्लियर हो गया। तो जैसे ही सी क्लियर हुआ वैसे ही डी भी क्लियर हो गया, तो डी यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। उसके बाद बोल रहा है ए बी और ई के दाएं बैठा है। ए जो है वो बी और ई के दाएं बैठा है। अब बताओ ए को हम कहाँ पे बैठाएं कि बी और ई के वो दाएं हैं। जब भी बैठाएंगे ए को हम यहीं तो बैठाएंगे, तभी तो बी और ई का स्थान हमको यहाँ बगल में मिलेगा, तभी तो उनके दाएं स्थान पे होंगे, ठीक, क्योंकि उनके हमको दाएं देखना है, किसको, ए को। यहाँ पे अभी बी और ई आएगा। अब पहले वाले लाइन में देखो जो बनाए थे हम लोग कि ए का पड़ोसी कौन है, बी। ए यहाँ पे है तो इसके निकटतम में कौन होगा, बी। अब जब ए बी और सब क्लियर हो गए तो ई के लिए एक ही स्थान तो बचा, वो लास्ट छोर। अब यहाँ से जैसे ही देखो ए दूसरा स्थान पे बैठ गया, इन दोनों के दाएं बैठ गए, और जिससे भी क्वेश्चन बोला तो वो क्या हो गया, हमारा अरेंज हो गया। जब अरेंज हो गया तब हमसे क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ ले। जैसे सैंपल के तौर पे यहाँ पे 2 क्वेश्चन के रूप में पूछा है कि बी और सी के मध्य में कौन है, बी और सी के मध्य में कौन है, ए। कोई दिक्कत, बी और सी के मध्य में कौन है, ए बैठ गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है बाएं छोर से तीसरा कौन होगा, बाएं छोर ये है, इससे तीसरा कौन है, 1 2 3, कौन है, ए ही है। यानी दोनों का आंसर क्या होगा, ए, यानी पहले का भी आंसर ए, दूसरे का भी आंसर है। अब यहाँ पे बाएं छोर से दिया है, यहाँ पे दाएं छोर से दूसरा पूछ दे, दाएं छोर से चौथा पूछ दे, दाएं छोर से 5वां पूछ दे, या फिर बाएं छोर पे कौन होगा ये पूछ दे, या दाएं छोर पे वो कौन होगा ये पूछ दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन अरेंज हो गया। और क्वेश्चन अरेंज होने के बाद वो हमसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछे उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जब ये सारा हमारा हो गया तो ये कौन सा क्वेश्चन देखे हम लोग, पंक्ति वाला। और इसमें अब हमको नहीं लग रहा है इसमें हर टाइप से क्वेश्चन कैसे करना है सॉल्व, वो हम बता दिए हर तरीके से। अब इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और देखना है कि क्या क्वेश्चन फंस रहा है कि नहीं आ रहा है। एक चीज़ हमेशा को याद रखना है, जब भी फेस अगर कहीं नहीं दिया होगा तो उसका फेस कहाँ मारना है, हमेशा उत्तर की ओर, ताकि वो कहाँ हो जाए, हमारे फेस के अकॉर्डिंग हो जाए, ताकि हमारे राइट और लेफ्ट के हिसाब से ही हम लोगों को अरेंज कर पाएँ, ताकि दिमाग में कन्फ्यूज़न ना हो। कोई भी क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे एक चीज़ दिमाग में और सेट रखना है, जैसे ही कोई दिशा बोले या ना बोले हम यहाँ पे अपने समझने के लिए राइट और लेफ्ट लिख लेंगे, एक छोटा सा ये। जैसे ही ये लिखते हैं उसके बाद हमारा माइंड क्लियर हो जाता है और लोगों को अरेंज करना क्या हो जाता है, हमारे लिए आसान हो जाता है, जिससे एकदम जब भी आंसर आएगा क्या आएगा, एकदम सटीक आएगा, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस सब के संग अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।